हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए ब्रीफली इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है। जैसा कि एक चैप्टर ही इस टॉपिक पे है कि राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी, तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है। तो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक राष्ट्र भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, भावनात्मक आधार पर एकजुट होता है और जिसकी एक कॉमन हिस्ट्री हो, साझा इतिहास हो, यानी कि ज्योग्राफिकली, कल्चरली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और हिस्टोरिकली वो एक यूनिट हो, एक इकाई हो। तो ये चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। अगर हमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सिर्फ इसको इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यदि 4 मार्क्स में पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को हम अलग अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत के विभाजन की प्रक्रिया लिखें। इस चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ और कौन से जो कारक थे वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी रहे। तो इस अगर शॉर्ट में हमसे पूछा जाए तो हम लिख देंगे कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग पाकिस्तान की मांग की और ज़्यादा दंगे फैलने के कारण जो कांग्रेस पार्टी है उन्हें भी इस मांग को मानना पड़ा और भारत का विभाजन कर दिया गया। लेकिन यदि इसमें हमसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं, पृष्ठभूमि में 2-3 लाइनें इंट्रोडक्शन की लिख देंगे और फिर भारत विभाजन के मुख्य कारण लिख सकते हैं कि क्या क्या कारण थे, जैसे कि मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया जाना, सांप्रदायिक दंगों का भड़कना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंबे समय से फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया जाना। तो इन कुछ फैक्टर्स को हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, भारत विभाजन के क्या कारण थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो इसमें भी हम अलग अलग पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत विभाजन से क्या क्या रिजल्ट्स निकले, कि 2 राष्ट्र बन गए, भारत और पाकिस्तान, 2 राष्ट्रों का जन्म हो गया। इसमें हम अलग अलग हेडिंग्स बना सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण हुआ, भारत को जो सांप्रदायिकता की समस्या का सामना करना पड़ा, शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा और लाखों की संख्या में लोगों को उजड़ जाना पड़ा और उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। और कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे लेकिन कम मात्रा में हिंदू भी रह रहे थे, और कुछ ऐसे थे जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे लेकिन कुछ कम संख्या में जो है मुस्लिम भी वहाँ रह रहे थे। तो ये अल्पसंख्यकों की भी जो समस्या वो इसके बाद में, भारत विभाजन के बाद में ये समस्या सामने आई। प्रशासनिक मशीनरी के बंटवारे की समस्या आई, क्योंकि जब दोनों देश अलग हुए तो इसमें सारी चीज़ों का बंटवारा किया गया था। रेलवे की समस्या आई कि किस तरीके से इसका डिवीज़न किया जाए। तो इस तरीके के जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव ही निकले। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक बार के लिए जो सांप्रदायिकता की भावना भड़क रही थी उसको और ज़्यादा भड़कने से इसने रोका। हालांकि भारत विभाजन के बाद भी जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो होते रहे थे। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। फिर है स्वतंत्र भारत के सामने क्या मुख्य चुनौतियाँ थी। तो 3 मुख्य चुनौतियाँ हमने इसमें डिस्कस की थी, भारत की एकता और अखंडता की, दूसरी लोकतंत्र को कायम करने की और तीसरी आर्थिक विकास की। तो इन तीनों चुनौतियों को हम अलग अलग पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो हम सिर्फ इन चुनौतियों के नाम इसमें दे सकते हैं। फिर रियासतों के प्रति भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण था। हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में उस समय पर 565 देशी रियासतें थी। भारत काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उस समय आज़ाद भारत के सामने पहली चुनौती यही थी, देश की एकता और अखंडता को कायम करने की।
तो रियासतों के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या था? उन्हें भारत में शामिल करने का ही था, क्योंकि यदि कोई रियासत भारत में शामिल ना होती, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती, तो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा था। जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो रियासतों को क्या ऑप्शन देकर गई कि वो भारत में शामिल हो सकती है, पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकती हैं। लेकिन जो भारत सरकार है उसका क्या दृष्टिकोण था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हैं उनको भौगोलिक रूप से एक इकाई में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस कंटेक्स्ट में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कूटनीति के द्वारा या फिर सेना के प्रयोग के द्वारा जो अलग अलग रियासतें थी उनको भारत में मिलाया। तो इस सारे घटनाक्रम को हम इसके आंसर में डिस्कस कर सकते हैं। फिर है जूनागढ़ को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया गया। ये हमने अलग अलग रियासतों के बारे में पढ़ा था कि कुछ रियासतें जैसे कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, उन्हें किस प्रकार से भारत में मिलाया गया। तो इसके घटनाक्रम को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जूनागढ़ का नवाब था उसने भारत में अपनी रियासत को मिलाने से मना कर दिया था, लेकिन वहाँ की जनता ने जब विद्रोह कर दिया तो वो पाकिस्तान भाग गया और फिर इस रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। इस घटनाक्रम को हम अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए ब्रीफ में और 4 मार्क्स में पूछा जाए तो थोड़ा इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हैदराबाद का भारतीय संघ में कैसे विलय हुआ, हैदराबाद का भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ उस समय निजाम का शासन था और निजाम ने कहा कि वो स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा। और जब जो निजाम के सैनिक थे रजाकार, उन्होंने आम लोगों पे अत्याचार करने शुरू किए, तो भारत सरकार ने इसमें अपना हस्तक्षेप करना जरूरी समझा और यहाँ जो भारतीय सेना है उसकी कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को फिर भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में कैसे विलय हुआ। मणिपुर में उस समय पर महाराजा बोध चंद्र सिंह का शासन था और फिर जनता की डिमांड पर वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया। तो काफ़ी जो जनमत था वो इस पक्ष में आया कि मणिपुर को भारतीय संघ में ही शामिल हो जाना चाहिए, तो मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। पोटी श्रीरामुलु कौन थे, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन में उनकी क्या भूमिका थी। जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से राज्य बने, तब हमने ये गांधीवादी नेता थे पोटी श्रीरामुलु, इनकी जो भूमिका थी आंध्र प्रदेश को गठित करवाने में, इसको हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जब उनकी मांग नहीं मानी गई कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाए, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और इसी घटनाक्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो उनके अनुयायी हैं वो काफ़ी दंगों पे उतारू हो जाते हैं। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग माननी पड़ी। तो ये हम इनकी भूमिका इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भारतीय राजनीति में भाषा की क्या भूमिका रही है, इस पे हमने डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ। जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया, जो कि इस टॉपिक पे ही उसका काम विचार करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या फिर नहीं। तो भाषा की भारतीय राजनीति में हम देख चुके हैं कि बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो बड़े बड़े राज्य हैं हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर अस्तित्व में आए। तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर के जो राज्य भाषा के आधार पर बने हैं उनको हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी इसी आधार पर बने हुए हैं कि वो अपने क्षेत्र के जो हित हैं, मतलब एक जो भाषाई समुदाय है उसके हितों की वो रक्षा करेंगे। तो इसी आधार पर काफ़ी सारे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व निर्भर कर रहा है। तो इन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि भारतीय राजनीति में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में मुख्य बाधक तत्व कौन से हैं। तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में मुख्य बाधक तत्व कौन से हो सकते हैं। सांप्रदायिकता, जिसको कि हम
इस चैप्टर के बेस के रूप में ही हमने पढ़ा कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर, फिर भाषा, जातिवाद, अनपढ़ता, क्षेत्रीय राजनीति, इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं इन्हें हेडिंग्स बना करके हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में पूछा जाए 2 या 3 पॉइंट्स, और अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें हम इस तरीके के 6-7 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए। तो राष्ट्र निर्माण का पहला मुख्य तत्व क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखना। तो एकता और अखंडता को कायम करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सांप्रदायिकता की भावना को कम करना, जातिवाद, भाषावाद, इस तरीके के जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं इनको हटाना। मतलब इस तरीके के पॉइंट्स हम, इस तरीके के सुझाव इसमें हम दे सकते हैं। और राष्ट्र निर्माण के लिए और क्या जरूरी है? राष्ट्र का आर्थिक विकास जरूरी है। इसके लिए हम पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं कि जो गरीबी है उसको हटाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इस तरीके के पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। और लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में इसमें कायम रखना जरूरी है। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार के सुझाव दे सकते हैं कि लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, ताकि जो लोग हैं संकीर्ण राजनीति करते हैं वो उनकी भावनाओं का गलत प्रकार से फ़ायदा ना उठा सके। तो इस तरीके के पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर कश्मीर समस्या पर एक नोट लिखिए। कश्मीर के बारे में भी हमने इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि वहाँ उस समय महाराजा हरि सिंह का शासन था, उन्होंने भी उस समय भारत में मिलने से मना कर दिया था। और फिर किस प्रकार से पाकिस्तान की जो चाल थी कि उन्होंने अपनी सेना को जो कबीले के लोग हैं वो बना करके भेजा कि ये कबीलाई हमलावर है, इन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया। और जब महाराजा हरि सिंह उनके हमले का सामना नहीं कर पाए, उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि जो जम्मू कश्मीर है उसे भारत में मिला लिया जाए। तो भारत सरकार, उन्होंने सहायता मांगी भारत से, तो भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि उन्हें भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने होंगे, इसी शर्त पे भारत सरकार उनकी सहायता करेगी। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। और इसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय से जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जे को लेकर के विवाद बना हुआ है। 1948 में भी उन कबीलाई घुसपैठियों ने जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था उस पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा बना हुआ है। तो जो विवादित क्षेत्र है उसको लेकर के आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है। इसी प्रकार से जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है उनके पानी के बंटवारे को लेकर के भी विवाद बना हुआ है। तो इन पॉइंट्स को इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थे इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हमसे इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बाकी की वीडियो में, मतलब जहाँ भी आपको इस प्रकार के पॉइंट्स दिखे कि इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन वीडियोस को आप ध्यान से सुन करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कोई टेस्ट लेकर के आएंगे। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।